Hello friends, this is Mahesh Kumar and you are here with me on your own YouTube channel, that is Zenepex Education. Friends, in today's video we are going to study about subsidiary alliance system. Okay, subsidiary alliance system, which was a very important imperial tool. Okay, and one of the policies, the key policies, which proved very important in their mission of uh, extending the territorial boundaries of their area of dominance. Okay, तो आज हम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को स्टडी करने जा रहे हैं इस वीडियो में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका इम्पोर्टेंस कितना है इसको समझने के लिए आप एक कोटेशन देख सकते हैं। इन द हैंड्स ऑफ क्लाइव एंड वॉरेन हेस्टिंग्स, SAS stands for Subsidiary Alliance System. SAS was a defensive tool to safeguard the company's possessions. In the hands of Wellesley, it was an offensive device with which to subject Indian states to British control. Percival Spear, A History of India. Percival Spear, जो कि जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक बुक लिखी है, उनकी ये कोटेशन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कोटेशन है। ये मतलब पूरा सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम क्या था और उसका क्या इम्पोर्टेंस था, उसकी एक जिस्ट समझने के लिए, उसकी एक सार समझने के लिए आप इसको देख सकते हैं। उसकी जो कोटेशन है वो कहते हैं कि क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स के हाथों में अगर हम बात करें तो सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम जो था वो एक डिफेंसिव टूल की तरह था, मतलब साम्राज्य को बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाला एक टूल, एक अस्त्र। लेकिन जैसे ही ये वेलेस्ली के हाथ में आता है तो ये एक ऑफेंसिव डिवाइस बन जाता है, एक ऑफेंसिव टूल बन जाता है, जिसके द्वारा कि वो इंडियन स्टेट्स को ब्रिटिश कंट्रोल में, ब्रिटिश पावर के अंडर में लेकर के आए। ओके, तो यहाँ आप इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं, स्पेशली इन कंपैरिजन ऑफ अदर गवर्नर जनरल्स लाइक वॉरेन हेस्टिंग्स एंड क्लाइव। ओके, अगर उनकी से कंपेयर करें हम तो उनमें और लॉर्ड वेलेस्ली में क्या अंतर था इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में, इसको आप इससे समझ सकते हैं। चलिए, रिचर्ड वेलेस्ली का एक बहुत ही शॉर्ट में थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन भी देख लीजिए। इंडिया आने से पहले ये इंग्लैंड में गवर्नमेंट में कई सारे इम्पोर्टेंट पदों पर रह चुके थे, लेकिन वहाँ ये कुछ भी ऐसा सब्सटेंशियल हासिल नहीं कर पाया, कुछ सब्सटेंशियल गेन, कुछ सब्सटेंशियल अचीवमेंट हासिल नहीं कर सके। इसलिए इनको जब बंगाल का गवर्नर जनरल बना के भेजा गया तब इनकी एज सिर्फ 37 वर्ष थी। ये सिर्फ 37 वर्ष के थे जब ये इंडिया भेजे गए, और इस तरह से एक युवावस्था में ये भारत आए और जोश से इसलिए भरे हुए थे, कुछ ना कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की, कुछ अपने लिए एक अलग मकाम बनाने की इच्छा थी। ठीक, आते ही इन्होंने जो पॉलिसी उस समय चल रही थी, जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे इनसे जस्ट पहले, जॉन शोर, उनकी जो पॉलिसी थी वो पीस एंड रिकन्सिलेशन की पॉलिसी कही जाती है। मतलब ऐसी पॉलिसी जिसके अंडर में वो जो इंडियन स्टेट्स से उनके साथ मिलजुल करके रह रहे थे, कोई ज़्यादा इम्पीरियलिस्ट एक्सपांशन की कोशिश नहीं कर रहे थे, नो इम्पीरियलिस्ट एक्सपांशन एट ऑल, ऑलमोस्ट, और शांति व्यवस्था के साथ एक तरह से रह रहे थे। आते ही इन्होंने वो जो पॉलिसी थी वो त्याग दी, और जो इन्होंने पॉलिसी अपनाई वो एग्रेसिव इम्पीरियलिज्म की पॉलिसी कही जाती है, जिसके लिए इन्होंने सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम का टूल इस्तेमाल किया। ओके, द टूल सेलेक्टेड बाय हिम टू अचीव हिज पर्पस इज नोन एज सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। ओके, तो जो टूल इन्होंने अपनी इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी को लागू करने के लिए इस्तेमाल किया वो सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम कहा जाता है। ओके, इसी के द्वारा इन्होंने सारा साम्राज्य विस्तार किया। तो चलिए देख लेते हैं कि जो इतना इम्पोर्टेंट टर्म है सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम, आखिरकार
इसके मायने क्या थे या क्या इसकी शर्तें थी, सब्सिडी अलायंस सिस्टम की क्या फीचर्स थे, वो देख लेते हैं। It was a kind of treaty whereby Indian states or princes admitted the sovereignty of the British East India Company and handed over their defense and foreign policy to it. ये एक ऐसी संधि हुआ करती थी जिसके द्वारा जो भारतीय राज्य या भारत के जो नवाब या जो राजा थे वो ब्रिटिश सुजरेंटी को एक्सेप्ट करते थे, मतलब वो एक तरह से मान लेते थे कि ब्रिटिश जो हैं वो उनके कहीं ना कहीं सुपीरियर हैं, उनके अधीन काम करेंगे आज से, मतलब ट्रीटी वाले दिन से। ओके, उनकी अधीनता स्वीकार करते थे और इसके साथ ही अपना डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी वो ब्रिटिशर्स के हाथ में सौंप देते थे। मतलब उसी दिन से जैसे ही वो ऐसे सिस्टम को एक्सेप्ट करते थे वैसे ही डिफेंस उनका और फॉरेन पॉलिसी ब्रिटिशर्स के हाथ में ट्रांसफ़र हो जाती थी। द कंपनी आर्मी वॉज डिप्लॉयड इन द स्टेट एंड अ सर्टेन अमाउंट वॉज टू बी पेड बाय द स्टेट एज इट्स मेंटेनेंस। इसके साथ ही जो उनकी आर्मी होती थी उसको लगभग समाप्त कर दिया जाता था। ओके, स्टेट्स को ये कह दिया जाता था कि नाउ यू आर नो लॉन्गर टू हैव योर ओन आर्मी। ओके, वी आर हेयर टू प्रोटेक्ट योर यू एंड योर स्टेट बाउंड्रीज। ओके, देयरफॉर वी आर एम्प्लॉइंग, वी आर sending our own army into your state for the defense। ओके, और आप अपनी जो आर्मी है उसको हटा दो। ओके, उसको ख़त्म कर दो। तो इस तरह से ब्रिटिश आर्मी उनके स्टेट में तैनात हो जाती थी और उस आर्मी का जो खर्चा था, जो सारा मेंटेनेंस था, उससे रिलेटेड जितना धन होता था वो उनको देना पड़ता था। ओके, और अ पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वाज असाइंड सीडेड फॉर द सेम। या तो वे सीधा सीधा इसके लिए धन देते थे और अगर धन देने में कोई परेशानी आ रही है तो वे फिर अपने राज्य का कोई हिस्सा कंपनी की सेना के खर्च के लिए उसको ट्रांसफ़र कर देते थे, उसको हस्तगत कर देते थे। इसके साथ ही अ कंपनी ऑफिशियल वॉज टू बी प्लेस्ड एट द कोर्ट ऑफ द स्टेट। एक कंपनी का अधिकारी उस राज्य के दरबार में नियुक्त कर दिया जाता था जो उस राज्य में रह करके उसके गवर्नेंस पे नज़र रखता था। ओके, इस अधिकारी को हम रेजिडेंट के नाम से जानते हैं। ओके, अपरेंटली इंटरनल ऑटोनॉमी बट रियलिटी वॉज डिफरेंट। वैसे ऊपरी तौर पे क्या था कि जो एक्सटर्नल मामले थे यानी विदेशी मामले उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने अधीन ले लेती थी, डिफेंस को अपने अधीन ले लेती थी, लेकिन इंटरनल मैटर्स में राज्यों को ऑटोनॉमी थी, मतलब वो स्वतंत्र थे किस तरह से वो डील करेंगे। लेकिन ये सिर्फ थियोरी में था, सिर्फ अपरेंटली। ओके, धीरे धीरे जो रेजिडेंट वहाँ था उसका हस्तक्षेप जो था, उसका इंटरफेरेंस जो था स्टेट के इंटरनल मैटर्स में बहुत बढ़ता गया और एक कंडीशन ऐसी आ गई कि वो लगभग असहनीय सा हो गया जो लोकल के स्टेट्स थे उनके लिए। नो फॉरेन यूरोपियन एम्प्लॉयज़। इसके साथ ही जो इंडियन स्टेट्स थे उनसे ये करार कर लिया जाता था, अनुबंध कर लिया जाता था कि वे किसी भी प्रकार के विदेशी एक्सपर्ट को, किसी को विदेशी अधिकारी को अपने दरबार में, अपनी सेना में एम्प्लॉय नहीं करेंगे, उसमें उसको रोजगार नहीं देंगे, उसकी किसी भी तरह से सेवाएं नहीं लेंगे, खास तौर से किसी यूरोपियन की। ऐसा इसीलिए किया गया ताकि कोई भी विदेशी आकर के वहाँ अपने पांव ना जमा सके और कोई भी ऐसी चीज़ ना कर सके जो एंटी ब्रिटिश हो कैरेक्टर में। The SAS as known to us was developed by Wellesley, but it was Duplex who used it for the first time. Okay, जिस सब्सिडी अलायंस सिस्टम को हम आज स्टडी करने जा रहे हैं, नो डाउट इट इज़ सोलिली रिलेटेड विद लॉर्ड वेलेस्ली। ये पूरी तरह से लगभग लॉर्ड वेलेस्ली से रिलेटेड है
लेकिन अगर हम कहें कि साहब ये पॉलिसी पूरी तरह से उसी का एक आइडिया था, उसी का एक इन्वेंशन था, तो ऐसा नहीं है। ओके, इससे पहले भी कई सारे लोगों ने ऐसी या इससे मिलती जुलती नीतियां अपनाई, और ऐसा फर्स्ट पर्सन जो था ऐसा कुछ करने वाला, सब्सिडी अलायंस सिस्टम जैसा कुछ इंडिया में फर्स्ट टाइम अप्लाई करने वाला जो पर्सन था, इट वाज डुप्लेक्स। ओके, डुप्लेक्स हु वाज अ फ्रेंच आर्मी जनरल, और उसने जो ये फर्स्ट यहाँ पे प्रयोग किया था सब्सिडी अलायंस सिस्टम का, वो कार्नेटिक वॉर्स जो होते हैं उनमें किया था। ओके, जब उसने कई सारे राज्यों के साथ मिलकर के युद्ध लड़े, और उन युद्धों में जनरली उसने अपनी सेना को, जो लोकल के राज्य थे उनको किराए पे दिया, मतलब उनसे एक सर्टेन अमाउंट लिया और उसके बदले में अपनी सेना उनकी तरफ से लड़ने के लिए उनको सौंपी, या खुद भी वहाँ कमांड किया अपनी सेना को। क्लाइव जॉन शोर ऑल्सो ट्रिब्यूटेड देयर पार्ट। ओके, डुप्लेक्स तो था ही था, शुरुआत उसने की थी, लेकिन इसके साथ साथ क्लाइव का भी नाम इसमें जोड़ा जाता है, क्योंकि 1765 में अवध के साथ जो संधि की थी उसको भी सब्सिडी अलायंस सिस्टम से जोड़ करके देखा जाता है। उसमें अवध से जो था, इसने क्लाइव ने एक तरह से प्रॉमिस किया था कि आपके राज्य पे कहीं भी कोई खतरा होगा तो कंपनी वहाँ मौजूद रहेगी, बस शर्त यह है कि आपको उस अभियान का, सेना का खर्चा देना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से क्लाइव भी उसमें शामिल किया जाता है। कुछ लोग जॉन शोर को भी इसमें शामिल करते हैं। ओके, अल्फ्रेड लायल गिव्स 4 स्टेजेस ऑफ इट्स डेवलपमेंट। जो सब्सिडी अलायंस सिस्टम था, ये हमेशा इसका करेक्टर एक जैसा नहीं रहता। जैसे कि आप शुरू में देखते हैं कि हमने जैसे अभी डुप्लेक्स का कहा कि डुप्लेक्स ने पैसा लिया, पेमेंट लिया, और उसके बदले में अपनी सेना लड़ने के लिए दी। लेकिन जब लास्ट में आप देखेंगे सब्सिडी अलायंस सिस्टम में ही, तो पता चलेगा कि वहाँ स्टेट्स में जाकर के अपनी सेना परमानेंटली एम्प्लॉय की जा रही है, वहाँ पे परमानेंटली डिप्लॉय की जा रही है वो, और उसके बदले में राज्य से उसका एक क्षेत्र भी लिया जा रहा है खर्चे के तौर पे, आर्मी का खर्चा चलाने के लिए। किसी भी स्टेट का जो अक्सर पेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर जाते थे, तो उनका एक हिस्सा भी ले लिया जाता था। तो ये इसके चरणबद्ध विकास था, और इसी को कुल 4 चरणों में अल्फ्रेड लायल महोदय ने बांटा है। ओके, जहाँ फर्स्ट स्टेज जो थी, फर्स्ट स्टेज में वो कहता है कि ये ऐसी स्टेज थी जहाँ जो कंपनी थी वो एक सर्टेन अमाउंट लेती थी और अपनी सेना उनको लड़ने के लिए देती थी। ओके, ऐसे ही जब सेकेंड स्टेज आती है तो कंपनी सिर्फ अपनी सेना ही नहीं देती, बल्कि सेना को लेकर के मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध में भाग करती है, मतलब खुद भी डायरेक्टली उसमें इंक्लूड होती है, सिर्फ सेना ही किराए पे नहीं देती। ऐसे ही थर्ड स्टेज आती है। थर्ड स्टेज में वो कहता है कि इसमें जो है कंपनी एक सर्टेन अमाउंट लेती है स्टेट से, और उस अमाउंट से एक आर्मी रेस करती है, उसको हर तरह से सारी सुविधाएं अवेलेबल कराती है, और फिर उसको लड़ने के लिए भेजती है। ओके, ये थर्ड स्टेज थी। और फोर्थ स्टेज यही जो फाइनल सब्सिडी अलायंस सिस्टम की फेज़ है, जिसमें कि हमने देखा कि आर्मी को परमानेंटली उनके स्टेट में डिप्लॉय किया जा रहा है, वहाँ तैनात किया जा रहा है, उसके बदले में उनसे एक सर्टेन अमाउंट का टैक्स की एक अमाउंट बांध ली जाती है कि इतनी अमाउंट आप सालाना पे करोगे, या फिर उनसे उनके स्टेट का एक पार्ट आर्मी के लिए या अपने कंपनी के नाम पे असाइन करा लिया जाता है। तो ये 4 स्टेजेस थी जो कि अल्फ्रेड महोदय ने दी हैं। साथ ही साथ सब्सिडी अलायंस सिस्टम को कई बार कुछ दूसरे टर्म्स में, दूसरे एंगल से भी देखा जाता है, जिसमें सब्सिडी का मतलब तो सीधे सीधे मनी से है, पैसे से है, और सब्सिस्टेंस, सब्सिडी और सब्सिस्टेंस दो हिस्सों में तोड़ करके देखा जाता है इसे, कि एक तरह से तो उन्होंने मनी की मांग की, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक तरह से तो मनी, पैसे की मांग की, दूसरी तरफ इंडियन स्टेट्स का सब्सिस्टेंस भी चाहा, मतलब वो उनके अधीन आ जाएं, इस तरह का उनसे उम्मीद की, उनसे डिमांड की। ओके, ये लगभग वैसा ही है जैसे कि अकबर ने राजपूत पॉलिसी अपनाई थी।
ओके, आपको ध्यान होगा राजपूत पॉलिसी में उसने कोशिश की पहले तो उनसे मित्रता का ऑफ़र दिया उनसे, या रिलेशन के ऑफ़र दिए, और उनसे कहा कि आप हमारे साथ आइए, है ना, और आप पे किसी तरह का एग्रेशन नहीं होगा, आपको पूरा सम्मान दिया जाएगा, आपके राज्य की भी कहीं ना कहीं रक्षा हम करेंगे, क्योंकि हमारे अधीन होगा तो जाहिर सी बात है कि कोई दुश्मन आप पे अटैक नहीं करेगा। ठीक, तो जैसे उसकी राजपूत पॉलिसी थी वैसे ही लगभग इनकी ये सब्सिडी अलायंस सिस्टम थी। वहाँ उसने अ, बस यह मनी जैसी डिमांड वहाँ पे नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी अ, ये इस तरह की चीज़ें तो मिलती हैं, सब्सिस्टेंस तो वो चाहते ही था कि किसी तरह से हमारी अधीनता स्वीकार कर लें। ओके, और जैसे कि वहाँ था कि अगर कोई उसकी बात मान रहा है तो अच्छी बात है, ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मनवाने के दूसरे तरीके भी हैं। हाँ, फिर युद्ध करते थे वो लोग। तो वैसे ही यहाँ भी सिस्टम था कि अगर आप राजी से हमारी बात मान रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज उनसे एग्रेशन भी करते थे, फिर वो हमले भी हो जाते थे, युद्ध करते थे फिर। मीन्स पुअर एंड वीकर नेटिव स्टेट्स टू पोज एनी चैलेंज डायरेक्टली और इन अलायंस विथ फ्रेंच। कुल मिला के इसका जो एम था वो ये था कि हम स्टेट्स को आर्मी के हिसाब से, अगर आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, या पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, दोनों ही तरह से इंडियन स्टेट्स ऐसी कंडीशन में आ जाएं जहां से कि वो ना तो खुद डायरेक्टली ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट कोई थ्रेट, कोई कल कला को कोई खतरा बन सके, या फिर फ्रेंच के साथ समझौता करके वो उसके लिए कोई खतरा क्रिएट कर सके। ओके, तो ये एक तरह से सब्सिडी अलायंस सिस्टम के फीचर्स थे। चलिए आगे देखते हैं कि आखिरकार एस यानी सब्सिडी अलायंस सिस्टम को लागू करने की ज़रूरत क्या थी, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। ओके, तो हमने इसको कुछ पॉइंट्स में बांटा है। फर्स्ट पॉइंट है टू न्यूट्रलाइज फ्रेंच नेपोलियन थ्रेट एंग्लो फ्रेंच वॉर्स। ओके, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न माना जाता है वो यही है। ओके, तो है क्या कि इंडिया में आज भी आप देखते हैं, पहले भी जितने दिनों भी ब्रिटिश रूल रहा, तो कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जो पूरी तरह से, जो जिनकी बैकग्राउंड भी लोकल में ही रहती थी, इंडिया के अंदर में ही रहती थी, लेकिन बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनका लिंक जो था, जिनकी बैकग्राउंड जो थी वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ इंडिया रिलेट करती थी। ओके, क्योंकि ब्रिटेन जो था उसका एक ग्लोबल एम्पायर था, तो अगर कहीं भी कुछ होता था तो उसका कुछ ना कुछ असर इंडिया में भी ज़रूर दिखाई देता था। जैसे कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसकी बहुत बड़ी वजह थी अमेरिका में जो उनके युद्ध लड़ा जा रहा था, जो संघर्ष चल रहा था उनका फ्रेंच से जो पहले युद्ध हुआ था, उसकी वजह से जो इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी सी डाउन हुई थी ब्रिटिशर्स की, उसकी वजह से उन्होंने इंडिया पे ध्यान दिया था और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में वो लाए थे। उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, उसके पीछे भी फिर से अमेरिका था। स्पेशली अमेरिका इसलिए कि अमेरिका आज़ाद हो चुका था, वो अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर चुका था 1783 में, पूरी तरह से आज़ाद हो गए वो, और एक बहुत बड़ा हिस्सा इनकम का, एक बहुत बड़ा ज़रिया जो था वो ब्रिटिशर्स ने खो दिया। ठीक, जबकि इंडिया में वो अभी एक फ्लैजलिंग एम्पायर की कंडीशन में थे, अभी जैसे तैसे अपने आप के पैर जमा रहे थे, तो इसीलिए वो जो थोड़े से जो इंडिया में उनके जो एम्पायर बनना शुरू हुआ था, वो उसको कोई भी खतरे में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए पिट्स इंडिया एक्ट आया। सेम ऐसे ही जो ये सब्सिडी अलायंस सिस्टम है, इसकी भी जड़ें फिर से वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़ती हैं, और सबसे जो मेन चीज़ है यहाँ वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन इस समय अपने पूरे शबाब पे थी। 1793 में वहाँ के किंग को जैसे ही उन्होंने एग्जीक्यूट किया, फिर वहाँ रेन ऑफ टेरर चला। रेन ऑफ टेरर के बाद वहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट दूसरी इस्टेब्लिश हो गई, और 1799 में नेपोलियन ने वहाँ पे कब्ज़ा जमा लिया, डायरेक्टरी की इस्टेब्लिशमेंट की, और डायरेक्टरी के अंडर में खुद उसने
गवर्नेंस का जो जिम्मा था वो अपने सिर पे ले लिया, अपने कंधों पे ले लिया। ओके, और जैसे ही एक बार उसके हाथ में गवर्नेंस आती है तो वो अपना विजय अभियान शुरू कर देता है, पूरे यूरोप में युद्ध शुरू हो जाता है। ओके, 1798 में वो ऑलरेडी इजिप्ट तक आ चुका था और ब्रिटिशर्स को ये खतरा था कि पहले भी नेपोलियन ने ऐसी कई सारी कोशिशें की थी, कॉन्टिनेंटल सिस्टम जैसे लगाया था, तो उनको ये खतरा था कि इनको पता है नेपोलियन को कि इंडिया से बहुत अच्छी कमाई हो रही है ब्रिटिश एम्पायर को, तो ब्रिटिश एम्पायर जो इंडिया में है उसको छीनने की कोशिश नेपोलियन कभी भी कर सकता है। और इसके लिए वो क्या करेगा, वो वही रूट लेगा जो अलेक्जेंडर ने कभी इंडिया आने के लिए लिया था, यानी मेडिटेरियन सी के आसपास से हो करके ईरान इराक होता हुआ अफगानिस्तान के रास्ते से इंडिया आएगा। इसीलिए जो ये गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली, इन्होंने अफगानिस्तान, ईरान, इराक और भी कई देशों से अपने दूत वहाँ भेज करके वहाँ एक तरह से उनसे आग्रह किया कि आप जो हैं, अगर ऐसा कुछ होता है, फ्रेंच आर्मीज़ इधर आती हैं या नेपोलियन खुद फ्रेंच आर्मीज़ को लीड इधर करता हुआ आता है, तो आप उनको किसी तरह की असिस्टेंस प्रोवाइड ना करें। ओके, तो ये कोशिशें उसने की थी। तो ये तो विदेशी फैक्टर्स को कंट्रोल करने की कंडीशन हो गई, लेकिन खतरा तो इंडिया से भी था। ओके, अगर हम इंडिया की भी बात करें तो उस समय इंडिया में जो ये सिंधिया थे, ग्वालियर के सिंधिया, इनके यहाँ एक फ्रेंच ऑफिसर था पैरों पैरों के अंडर में इन्होंने एक काफ़ी अच्छी आर्मी इस्टेब्लिश कर ली थी। ऐसे ही हैदराबाद के निज़ाम थे, उनके यहाँ लॉर्ड रेमंड था, ये भी एक फ्रेंच ऑफिसर था और उसके अंडर में उन्होंने एक अच्छी खासी आर्मी खड़ी कर ली थी। ओके, इसी तरह से जो टीपू सुल्तान था उसके तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंक्स थे उनसे, और सीधे सीधे उसने अपने यहाँ ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस, ट्री ऑफ लिबर्टी भी अपने यहाँ इम्प्लांट किया था, वहाँ लगाया था, और जैकोबिन क्लब का मेंबर भी बना था वो, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जिसने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। और कुल मिला के फ्रेंच से बहुत ही उसके करीबी संबंध थे, और कहा जाता है कि वो मॉरिशस से भी, जो मॉरिशस में इनका अड्डा था फ्रेंच का, तो उससे मदद लेकर के कंपनी के खिलाफ अभियान करने की कोशिश कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। ओके, तो इन सब चीज़ों को भी उसको डील करना था, तो इसी के लिए कहा जाता है कि इसको फ्रेंच या नेपोलियन थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी ये पॉलिसी मेन रूप से लगाई गई। ओके, इसमें जैसे आप देखते हैं, अभी हम आगे भी देखेंगे कि धीरे धीरे करके वो सारे जो इंडिया में जहाँ जहाँ से फ्रेंच लोगों को मदद मिल सकती थी वो सारी चीज़ें उसने लगभग ख़त्म कर दी। ऑल द फैक्टर्स वर डेल्ट स्ट्रिक्टली एंड ऑलमोस्ट इरेज्ड अवे। ओके, पूरी तरह से वो समाप्त कर दिए गए। सेकेंड पॉइंट देखिए, टू स्ट्रेंथन द EIC बोथ मिलिटरीली एंड फाइनेंशियली। दूसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सामरिक और आर्थिक दोनों ही रूप से सबल बनाना था। मतलब पैसे की स्थिति से भी और सेना की स्थिति से भी। जैसे कि आप देखेंगे 22,000 की सेना उसने तैयार कर ली थी। उसने खुद लिखा था लॉर्ड वेलेस्ली ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि अब हमारे पास इंडिया में 22,000 की एक पूर्ण सुसज्जित सेना तैयार है, जो किसी भी समय इंडिया में या इंडिया के बाहर युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। ओके, तो इससे आप लगा सकते हैं कि किस तरह से उसने यहाँ काम किया था। इसके अंतर्गत टेरिटोरियल एक्सपांशन ऑफ द कंपनी रूल, इसके साथ ही साथ कंपनी का क्षेत्रीय विस्तार भी उसने किया। टू एसर्टेन ब्रिटिश एसेंडेंसी ऑल ओवर इंडिया। ओके, इसी के साथ साथ ब्रिटिश का जो प्रभुत्व था पूरे इंडिया पे वो जमाना चाहते थे। जब वेलेस्ली यहाँ आया 1798 में, तब कंपनी का जो रूल था वो टुकड़ों में बटा हुआ था इंडिया में लगभग, है ना। जैसे उधर कलकत्ता के आसपास काफ़ी बड़ा एरिया पे उनका प्रभुत्व था, ऐसे ही मद्रास की तरफ था और ऐसे ही बॉम्बे की तरफ था, लेकिन ये एक यूनिट की तरह से काम नहीं कर रहे थे। ओके, लेकिन जब SS सिस्टम लगता है और
जब तक इसके जाने का समय आता है लॉर्ड वेलेस्ली के 1805 में, तब तक कंपनी का रूल बहुत फैल चुका था, एक्सपांड हो चुका था, और ये माना जाता है कि लगभग सारे क्षेत्र आपस में जुड़ गए थे। ओके, पहले जहाँ समुद्र के रास्ते से एक से दूसरे पार्ट में जाना होता था कंपनी को अपने, वहीं अब वो लैंड के जरिए भी जा सकते थे, सीधे सीधे भी जा सकते थे, कम समय में और तेजी के साथ। वेलेस्लीज इंटेंट टू प्रूव हिज वर्थ, जैसे कि हमने शुरू में देखा था कि इंग्लैंड में भी वो महत्वपूर्ण पदों पर रहा था, लेकिन वहाँ कुछ वर्थ वाइल वो अचीव नहीं कर पाया था, तो इसीलिए कहीं ना कहीं उसके मन में ये था कि मैं इंडिया में आके कुछ डिफरेंट करूं, जिससे मेरा नाम हो, कुछ बड़ी अचीवमेंट हासिल करूं। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि आखिरकार कौन कौन सी मेन ट्रीटीज थी जो इसके अंडर में साइन की गई। वैसे तो कहा जाता है कि लगभग 100 से ज़्यादा जो ट्रीटीज थी ओवरऑल वो साइन की गई, लेकिन हम यहाँ सिर्फ जो कुछ सिग्निफिकेंट वंस हैं, जो इम्पोर्टेंट वंस हैं, सिर्फ उन्हीं को कंसिडर कर रहे हैं। ओके, जैसे 1798 में ट्रीटी साइन की गई हैदराबाद के साथ, ये फर्स्ट ट्रीटी थी, डोंट फॉरगेट इट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा। ट्रीटी विद हैदराबाद 1798 की जो थी, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, स्पेशली अंडर द वेलेस्ली। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1800 में फिर से इन्होंने इनके साथ संधि की है, जिसमें कि इन्होंने काफ़ी बड़ा हिस्सा जो था निज़ाम के राज्य का वो कंपनी के नाम में करा लिया। उसके बाद 1799 में जब मैसूर को हरा दिया जाता है, टीपू सुल्तान को मार डाला जाता है, तो फिर मैसूर में जो पुरानी जो अडयार वंश था उसको इस्टेब्लिश कर दिया जाता है, और मैसूर राज्य का काफ़ी बड़ा हिस्सा कंपनी खुद हड़प लेती है। ओके, तो 1799 में मैसूर के साथ ट्रीटी की गई, 1799 में ही तंजौर के साथ भी ट्रीटी की गई। मैसूर और तंजौर दोनों के साथ 1799 में की गई है ट्रीटी, बट मैसूर was the first in the two to sign the treaty. ओके, 1801 में 1801 में अवध के साथ की गई, और अवध के साथ भी वही होता है, उनका बहुत बड़ा हिस्सा, खास तौर से गंगा यमुना का जो रिच दोआब था, वो बहुत बड़ा हिस्सा उसका उन्होंने अनेक्स कर लिया, कंपनी ने अपने अंडर में ले लिया। इसके बाद पेशवा से 1802 में संधि की गई, बसीन की संधि। ये संधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1802 की बसीन की संधि के साथ ही जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक युद्ध है, बहुत बड़े लेवल पे जो युद्ध लड़ा गया, एंग्लो मराठा सेकेंड वॉर। ओके, मराठा और अंग्रेज़ों का जो सेकेंड युद्ध लड़ा गया वो बसीन ट्रीटी के बाद ही शुरू होता है। ऐसे ही भोंसले के साथ 1803 में की गई, सिंधिया के साथ 1804 में ये संधि की गई। इसके अलावा जो और कुछ राज्य थे जिनके नाम आते हैं वो हैं जयपुर, जोधपुर, मछेड़ी, बूंदी और भरतपुर। ओके, इन राज्यों के साथ भी ये संधि की गई। चलिए आगे देखते हैं कि आखिरकार इस संधि के परिणाम क्या हुए, किन चीज़ों में जाकर के इसकी आखिरकार परिणति हुई। ठीक, पहली चीज़, ह्यूज पेमेंट्स टू EIC लेफ्ट द नेटिव स्टेट्स विथ इन एक्सचेकर्स टू मेक फॉर दैट दे इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू रेट्स। तो होता क्या है कि जो बहुत बड़ा पेमेंट आर्मी मेंटेनेंस का देना पड़ रहा था नेटिव स्टेट्स को, उसकी वजह से उनका जो खुद का ख़जाना था वो बहुत कमज़ोर हो गया, वो बहुत खाली खाली सा हो गया, और उसको भरने के लिए उन्होंने फिर नए टैक्सेस लगाए, या जो पुराने टैक्सेस थे उनकी रेट्स को अप किया, उनकी रेट्स को ऊंचा किया, जिससे क्या होता है, द पेजेंट्स मैनी ऑफ whom वर द डिसबैंडेड मिलिट्री मैन टूक इट एज एन एडिशन ऑफ इंसल्ट टू इंजुरी। तो अधिकतर जो किसान थे, इसमें बहुत सारे लोग वो भी थे जो पहले आर्मी सर्विस में रह चुके थे, और आर्मी सर्विस से उनको हटा दिया गया क्योंकि डिसबैंडेड कर दी गई थी, जो नेटिव स्टेट्स थे उनकी आर्मीज़ को डिसबैंडेड कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। तो इसीलिए बहुत सारे जो किसानों के पुत्र थे, तो वो वापस आकर के खेती किसानी करने लगते हैं, और जब वहाँ आकर के उन्हें एक तो नौकरी उनकी छूट गई जाती रही, दूसरा वो किसानी करने लगे तो वहाँ भी लैंड टैक्स की जो वो थी रेट थी वो और बढ़ा दी गई। तो इससे उनको ऐसा लगा जैसे कि जख्म के ऊपर से नमक छिड़का जा रहा हो। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स सोर्ड हाई। इसी तरह से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स थी और बेरोजगारी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई।
क्योंकि पहली चीज़ तो जो आर्मी वाले थे वही सब वापस आ गए. टू मेक द थिंग्स वर्स, द ऑलरेडी अनसिंपैथेटिक रूलर्स बिकेम मोर इनडिफरेंट टू पब्लिक हार्डशिप्स. ओके. और भी ज़्यादा ख़राब चीज़ क्या हुई कि जो स्टेट था, यानी वहाँ के किंग्स या राजा वगैरह, वो पहले से भी ज़्यादा निर्दयी हो गए. पहले तो निर्दयी थे ही थे, पहले भी उन्हें पब्लिक वेलफेयर से कोई मतलब नहीं था, लेकिन अब और भी ज़्यादा निर्दयी हो गए. क्यों? क्योंकि पहले जो थोड़ा बहुत डर था इंटरनल रिवोल्ट का, इंटरनल म्यूटिनी का, अब वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही विश्वास में आ गए थे कंपनी की स्ट्रेंथ के. उन्हें पता था कि अगर अभी ये कुछ रिवोल्ट करते हैं तो हमारे पास कंपनी है, वो हर हाल में हमारी मदद करेगी. ओके. तो इसीलिए कंपनी जो ये लोकल के रूलर थे, नेटिव रूलर्स, वो पब्लिक की हार्डशिप्स जो थी उनके लिए और भी ज़्यादा पहले से लापरवाह हो गए. It added to the miseries of the people and filled them with unfathomable discontent and disgust for the native princes. No goodwill for them. इससे क्या होता है कि जो सहानुभूति थी गवर्नमेंट के प्रति या रूलर के प्रति, वो भी जाती रही, और किसी भी तरह का लगाव उन्हें नहीं रहा अपने लोकल के स्टेट से. कोई भी वफादारी उनके अंदर फिर नहीं रही. इसके बजाय उनके अंदर गुस्सा था कि कब उन्हें मौका मिले और वो इससे बदला लें. The French connections of the Indians were especially targeted and mercilessly severed. जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि जहाँ जहाँ फ्रेंच और इंडियंस के कनेक्शन थे उनको खास तौर से टारगेट किया गया, उन स्टेट्स को पहले एलिमिनेट करने की कोशिश की गई, जिससे कि किसी भी ऐसी कंडीशन में जहाँ की फ्रेंच अटैक हो इंडिया पे, वहाँ कोई भी लोकली मदद ना मिले उसको. वेलेस्ली स्टार्टेड इट विद टीपू सुल्तान एंड फिनिश्ड इट with the Nizam and Sindhia, thus eliminating even the slightest of the possible traction in case of a French invasion. Okay, जैसे कि हमने कहा था, the company emerged as the undisputed supreme authority all over the subcontinent except northwest. Okay, तो कंपनी कुल मिला के इसके बाद एसएएस के बाद इंडिया की सुप्रीम पावर बन के उभरी. जब एसएएस जब तक नहीं लगी थी तब तक भी आप उसको सुप्रीम पावर नहीं कह सकते थे, बिकॉज मराठाज वर देयर हु कैन चैलेंज द कंपनी एंड चैलेंज सीरियसली. ओके, बहुत बड़ी शक्ति थे, हालांकि कन्फेडरेसी में बटे हुए थे तो कहीं ना कहीं उनमें आपस में डिफरेंसेस पैदा हो गए थे, लेकिन फिर भी बहुत शक्तिशाली थे. जैसे आपने बाद में भी देखा 1806 तक होलकर इनके कब्जे में नहीं आता. ओके, तो सोचिए कि अगर सब मिलकर के लड़े होते तो फिर क्या होता. तो 1798 तक जब तक ये पॉलिसी नहीं लगी थी तब तक कई सारी पावर्स थी जो लगभग इक्वल स्टेटस रखती थी कंपनी के साथ, लेकिन 1805 तक जब जाता है यहाँ से लॉर्ड वेलेस्ली, तब तक कंपनी सुप्रीम अथॉरिटी बन चुकी थी. सिडनी ओवन ने भी कहा है इस संबंध में कि पूरे राज्य को जोड़ दिया था, है ना, और वेलेस्ली ने कंपनी को एक इक्वल स्टेट के दर्जे से उठा करके सुप्रीम पावर के तौर पे इस्टेब्लिश कर दिया था इंडिया में. ओके, दे वर प्लेस्ड इन द मोस्ट कंफर्टेबल कंडीशन एवर. जब से वे भारत में आए थे तब से अब तक की वे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कंडीशन में थे, क्योंकि अब वे आर्थिक रूप से भी काफ़ी सबल थे यहाँ, और स्टेट भी उनका काफ़ी बड़ा हो चुका था. बीइंग फाइनेंशियली एश्योर्ड एंड मिलिटरीली सिक्योर्ड, दे वर ऑल सेट टू स्प्रेड देयर एरिया ऑफ डोमिनेंस टू द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द लैंड. ओके, अब चूँकि फाइनेंशियली वो काफ़ी एश्योर्ड थे, काफ़ी बड़ा उनके पास कर आता था, दूसरा उनका बहुत बड़ा खर्चा जो आर्मी का था वो उन्होंने इंडिया के स्टेट्स पे डाल दिया था, तो इसलिए अब बाकी का जो इंडिया था उसको कब्जाना महज एक टाइम का खेल रह गया था, बाकी और कुछ नहीं. और अगर उस समय तक आप माने तो सिर्फ जो 2-3 क्षेत्र बाहर थे वो सिर्फ नॉर्थ वेस्ट के बाहर थे, जैसे कि पंजाब, वहाँ रणजीत सिंह का राज चल रहा था उस समय, और ऐसे ही बलूचिस्तान, सिंध.
ओके, ये बस ये एरियाज रह गए थे, बाकी इधर के तो सारे एरियाज को ओवर पावर ये कर ही चुके थे। जो डायरेक्टली रूल था एरिया वो तो था ही, बाकी जो पावर्स बची थी जैसे निजाम अभी थे, मराठा को बरकरार रखा गया, लेकिन सब के सब इनके अंडर में ही थे। ओके, एंड ह्यूज अप्लॉजेज वर शावर्ड ऑन रिचर्ड वेलेस्ली फॉर ऑल दिस, है ना। और इस पूरे काम के लिए रिचर्ड वेलेस्ली को बहुत ही उसकी तारीफ़ों के पुल बांधे गए, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके, मतलब उसको बहुत तारीफ़ की गई, उसको हर तरह से उसका बड़प्पन किया गया। इफ़ टेरिटोरियल एक्सपांशन इज़ टू बी यूज्ड एज अ मेजर, ही स्टैंड्स हेड एंड शोल्डर्स अबव ऑफ अदर्स। अगर हम यहाँ पे बात करें तो वे लॉर्ड वेलेस्ली अपनी इस ऐसे सिस्टम के द्वारा इंडिया के जो महानतम गवर्नर जनरल रहे ब्रिटिशर्स के अंडर में, उनमें से एक अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुके थे। ओके, इनके बारे में और इनकी पॉलिसी के बारे में कार्ल मार्क्स ने भी कमेंट किया था, और कार्ल मार्क्स ने कहा था कि इंडिया के स्टेट्स जो हैं जिस चीज़ को अपनी सुरक्षा मान रहे हैं, है ना, एसएएस को वो अपनी सुरक्षा मान रहे हैं, हालांकि ये उनके लिए एक तरह से फांसी का फंदा है और उनको समाप्त कर देगा। ओके, लेकिन इंडिया के रूलर्स ही इसको नहीं समझ पा रहे थे और एक तरह से मूर्खों की तरह से इस पॉलिसी को अपनाते गए। आज के वीडियो में इतना ही। होपफुली you would find the video useful, and if it is so, don't forget to like and subscribe our channel. Okay, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।